हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, 9 जनवरी के टॉप 5 करंट अफेयर जो हर एग्जाम में आप लोगों के लिए काम आएंगे। तो सबसे पहले क्या है, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे। तो इसकी अभी बैठक हुई थी कहाँ पर, कलकत्ता के अंदर जहाजरानी मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बैठक कब होती है? 8 जनवरी 2023 को कलकत्ता में होती है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि, और ये बैठक होती कहाँ, ये भी ध्यान रखना, एमवी गंगा क्वीन पर। ये एमवी गंगा क्वीन क्या है? ये एक शिप का नाम है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी परिवहन को बढ़ावा देना, नदी परिवहन के क्षेत्र में विकास करना, उसमें यात्रा को सुलभ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो जहाजरानी जो मंत्री हैं 2047 तक उन्होंने लक्ष्य रखा है कि IWAI के तहत जो नदी है उनमें क्रूज पर्यटन रोड मैप को तैयार किया जाएगा और उसमें जैव ईंधन को बढ़ावा दिया जाएगा। जैव ईंधन मतलब जिसमें मेथनॉल का भी यूज किया जाए। मेथनॉल एक विकल्प होता है जिसमें 10% वर्तमान में जैव ईंधन का यूज किया जा रहा है, तो उसमें मेथनॉल की मात्रा को बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से क्या हो, जहाजों के हरित परिवर्तन को बढ़ावा मिले, उनका विकास हो। क्यों? तो केंद्र सरकार की एक योजना भी है सागरमाला पहल जो 2015 में शुरू की गई थी, 2015 में। और ये सागरमाला जो परियोजना है किस चीज से संबंधित है? ये भारत के जितने भी बंदरगाह होते हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें क्या होगा, जो अंतर्देशीय जलमार्ग है उनका विकास हो सके इस योजना के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भारत के पृथ्वी प्रणाली विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एक पृथ्वी योजना यानी पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू की गई है। अभी पृथ्वी विज्ञान योजना है क्या? पृथ्वी के जो प्राथमिक उद्देश्यों में से एक होता है वायुमंडल, महासागर, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और जो ठोस पृथ्वी पर दीर्घकालिक अवलोकन को बढ़ावा देना होता है, क्योंकि इसके माध्यम से कि इन चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, चाहे वायुमंडल हो या महासागर हो या भूमंडल हो, उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। यह पृथ्वी प्रणाली के महत्वपूर्ण संकेतों और जो भी परिवर्तन होंगे, यानी पृथ्वी पे किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होगा या किसी प्रकार का कोई भी संकेत होगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी निगरानी की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह मौसम से संबंधित, महासागर से संबंधित और जलवायु से संबंधित जितने भी खतरे होंगे उनका पूर्व अनुमान लगाएगा, उनका मॉडल विकसित करेगा। इसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसको समझने में भी यह कार्य करेगा। ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं, जो पोलर क्षेत्र होते हैं, उनकी ऊंचाई समुद्र की खोज एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अंतर्गत जो भी संसाधन होंगे उनका भी अच्छी तरह से यूज किया जाएगा, किस तरह से अधिक कार्य लिए जा सके कम संसाधनों के तहत। तो इस योजना का सामाजिक अनुप्रयोग में समुद्री संसाधनों की खोज करना होगा और टिकाऊ दोहन, ये मैंने भी बताया कि कम संसाधनों के माध्यम से अधिक कार्य किए जा सके, उसके लिए हम क्या टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तो इसमें बहुत सारी योजनाओं को क्या जोड़ दिया गया है, तो टोटल 5 योजनाओं को इसमें जोड़ा गया है, ये ध्यान रखना। तो इसमें एक योजना क्या है, वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान यानी मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली, ये एक है। दूसरी क्या है, ओ स्मार्ट यानी महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और टेक्नोलॉजी। और तीसरी जो जोड़ी गई है, ध्रुवीय विज्ञान और क्रोस्फेयर अनुसंधान, भूकंप से संबंधित जो योजनाएं चला जाइए वो भी इसमें जोड़ी गई है। और अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और आउटरीच, इसको भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो इसमें ध्यान रखना कि पृथ्वी विज्ञान के अंदर कितनी योजनाओं को जोड़ा गया है, तो 5 योजनाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है, वायुमंडल, महासागर, क्रायोस्फीयर यानी भूमंडल, इन सभी से संबंधित जो भी परिवर्तन होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी और किस तरह से कम संसाधनों में अधिक से अधिक कार्य किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो, ये थोड़ा चिंता का विषय है क्योंकि इस बार जो WHO है उसने भी चेतावनी जारी कर दी है इस चीज को लेकर, क्योंकि पिछले साल ही लगभग 5 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है। किसके कारण? इस एंटीबायोटिक यौगिक के कारण। क्योंकि हम लोग क्या काम करते हैं, जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं उसको अधिक मात्रा में ले लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी होता है मैक्सिमम 5 दिन बताता है कि 5 दिन एंटीबायोटिक दवाई खानी है, लेकिन हम क्या काम करते हैं कि उनको अधिक मात्रा में खाते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो एंटीबायोटिक दवाई होती है वो बॉडी पर जो कार्य करते हैं वो करना बंद कर देती हैं, जो और भी दवाई होती है वो भी बॉडी पर कार्य करना बंद कर देती हैं, जिससे क्या होता है, एक बड़े खतरे का सामना हो सकता है।
ठीक है, देखो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं वो क्या काम करते हैं, एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब उत्पन्न होता है जब रोग पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, आमतौर पर उपयोग की जाने वाली जो एंटीबायोटिक दवाएं होती है उसके प्रभाव से बचने के लिए समय के साथ क्या कर लेते हैं, आपको परिवर्तन कर लेते हैं, अपने आप को विकसित कर लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं और एंटीबायोटिक दवाएं हम लिमिट से ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो प्रतिरोध क्षमता होती है, जो एंटीबायोटिक्स के तहत जो प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न होती है, वो धीरे-धीरे क्या काम करते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, उसके हिसाब से खुद को अनुकूल कर लेते हैं, खुद को ढाल लेते हैं। तो जिसके माध्यम से क्या होता है, जो एंटीबायोटिक दवाएँ होती हैं, वो काम करना बंद कर देती है। जब वो काम करना बंद कर देंगे, तो उसके साथ-साथ जो और भी दवाई लेते हैं, वो भी हमारे शरीर के लिए फिर धीरे-धीरे नुकसान करने लगती है, ना कि फ़ायदा देती हैं। ये जो सार्वजनिक स्तर पर ये जो संकट उत्पन्न हो रहा है, ये क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये जो एंटीबायोटिक हम दवाएँ खा रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में दुरुपयोग कर रहे हैं इन एंटीबायोटिक दवाई का। अब डब्ल्यूएचओ का अनुमान क्या है, उसने बताया कि लगभग 5 मिलियन जो वार्षिक मौत हुई है, इसी कारण के वजह से हुई है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक अधिक मात्रा में खा लेते हैं और अधिक मात्रा में खाने की वजह से जो प्रतिरोध क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, ना कि उससे लड़ती है। तो आम संक्रमण का इलाज करना लगातार कठिन या असंभव होता जा रहा है। मतलब बॉडी के अंदर कोई छोटा-सा भी संक्रमण हो जाएगा ना, तो उसका इलाज करना भारी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स अधिक मात्रा में लेते हैं। तो इतना ध्यान रखना, एंटीबायोटिक्स जितना डॉक्टर कहे उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर ही हमको वो लेना है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में लोगे तो वो नुकसान ही देगी, क्योंकि हमारा शरीर उसी के अनुरूप अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। तो देखो, ये भारतीय सेना के प्रमुख जनरल रह चुके हैं, जिनका नाम क्या है, एम नरवणे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक अभी लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अब इस पुस्तक में बस इनको आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी इनकी पुस्तक का नाम है। ये आप लोगों को जरूर याद रखना है, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाएगी। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। जो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल रह चुके हैं नरवणे, उन्होंने अपनी जो पुस्तक प्रकाशित की है, जो 2020 में भारत और चीन की सीमा के मध्य एक विवाद हो गया था, उसमें थोड़ी जानकारी दी गई है, जो अज्ञात पहलू है उसके बारे में। इन्होंने बताया है इस झगड़े को लेकर जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वे काफी ज्यादा चिंतित रहे, को भुला नहीं पाए थे गलवान घाटी की घटना को, क्योंकि उस समय उनके जो सैनिक थे वो युद्ध में मारे गए थे। हालांकि वो झड़प हुई थी, लेकिन उनके सैनिक मारे गए थे युद्ध के अंदर, और इस घटना को वहाँ के शी जिनपिंग भुला नहीं पाए थे। उन्होंने इस बुक में ये बताया है, लेकिन हमें ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस हमें याद रखना है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। और ये भी ध्यान रखना है, जो गलवान घाटी की घटना हुई थी किस दर्रे के पास में हुई थी, ये भी ध्यान रखना, रेचिनला दर्रा। तो ये रेचिनला दर्रा कहाँ पड़ता है, तो भारत और चीन सीमा के बीच में पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, एगई का महल फिर से खोला जाएगा। अब ये जो एगई का महल है, ये महल है एगई का। अब ये है क्या, ये 4वीं शताब्दी का महल है, जो ईसा पूर्व का एक प्राचीन यूनानी स्थल है, जो मैसेडोनियन शासकों के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में रहा था। अब इसको दोबारा खोला जा रहा है, जिसमें क्या लगभग 20 मिलियन यूरो खर्च किए गए हैं इसके नवीकरण पर इस परियोजना के तहत, और इसको अब 8 जनवरी से खोल दिया जा रहा है। तो वहां पर क्या है, जो कब्र है, उस कब्र में राजा फिलिप्स द्वितीय और अन्य राजघरानों के भी अवशेष मिले हैं। जो 8000 क्षमता वाला एक केंद्रीय प्रांगण वाला स्थान है, मतलब 8000 क्षमता वाला ये स्थान है। इसमें क्या है, जो फिलिप्स है, फिलिप्स द्वितीय के बेटा अलेक्जेंडर, आप जानते हो अलेक्जेंडर को, जिसको द अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम से भी जाना जाता था, जिसने यूरोप और एशिया के विशाल क्षेत्र पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, जिसने भारत पर भी अटैक किया था। तो 336 ईस्वी पूर्व में राजा का ताज पहनाया गया था। तो अब बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये एगई का महल फिर से खोला जा रही है। एगई का महल कहाँ पड़ता है, तो मैसोडोनियन में पड़ता है, यानी यूनान में। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये एगई का महल कहाँ पड़ता है, तो ये यूनान में पड़ता है, और ये लगभग कौन सी सदी का है, तो 4वीं सदी का है। और इसमें समाधि किसकी है, अलेक्जेंडर द ग्रेट की। बस इतना ध्यान रखना है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी क्लास यहीं तक थी। आप लोगों को कैसे लगी जरूर बताना। थैंक यू।